हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं विलेन का पार्ट नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं विलेयता और विलेयता से संबंधित बहुत सारे तथ्यों के बारे में डिटेल में। चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि विलेयता क्या होती है और विलेयता के बारे में और अधिक जानेंगे। ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित एक नियम है जिसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम, जिसको हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। हेनरी का नियम, ठीक है। और ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में तो कोई विशेष नियम नहीं है, बट जब दो वाष्पशील द्रवों को आपस में मिलाते हैं तो उसके लिए नियम है जिसको हम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे एक टर्म है समान समान को घोलता है, जो सेंटेंस है, इसके बारे में जानेंगे कि इसका विशेष रूप से क्या महत्व है और इसका मतलब क्या है। अगले हम पढ़ेंगे विलीनीकरण क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, और क्रिस्टलीकरण क्या होता है, ये भी एक प्रक्रिया होती है। इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। संतृप्त और असंतृप्त विलयन, ये होता है विलेयता के आधार पर संतृप्त और असंतृप्त विलयन को परिभाषित किया जाता है, तो इसको भी बताने वाले हैं यहाँ पर ये कैसे परिभाषित होते हैं, और बताने वाले हैं आपको विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। पहला होता है विलेय तथा विलायक के प्रकृति, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ठीक है। दूसरा होता है ताप, तीसरा होता है दाब। मेरा नाम है सौरभ। चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अगर हम बात करें विलेयता की, तो विलेयता सिंपल सी बात है, किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में, और वो भी कब, जब उसका तापमान निश्चित हो, स्थिर हो, ठीक है। किसी भी स्थिर तापमान पर किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में, ठीक है, विलेय की अधिकतम मात्रा जो उसमें घोली जा सकती है उसको हम बोलते हैं विलेयता। तो सिंपल सी परिभाषा है, चलिए लिख लेते हैं इसको हम, ठीक है। किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है, किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है, किसी विलायक निश्चित मात्रा में विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो उस विलायक में घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, घोली जा सकती हो, ठीक है। उस तापमान पर विलेय की, ठीक है, दिए गए विलायक में विलेयता कहलाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर है जो आपका तापमान है वो क्या है, स्थिर है या फिर निश्चित है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा क्या है, विलायक की मात्रा भी निश्चित है, और विलेय की मात्रा क्या है, अधिकतम है।
अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, विलेयता, इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी। ओके, चलिए इरेज करते हैं, इसको सॉल्व ले लीजिए, इरेज करते हैं। चलिए, विलयन में घुलने वाले विलेय की मात्रा के आधार पर, ठीक है, विलयन दो प्रकार के बताए गए हैं, जो है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो चलिए दोनों को देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है, यदि निश्चित तापमान पर, यदि निश्चित तापमान पर किसी दिए गए विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त सिंपल सी बात यह है कि जो विलयन दिया गया है उसमें हमने कुछ और डाला, क्या चीज डाला, विलेय डाला, और कस के हिलाया उसको घुलने के लिए, और वो घुला ही नहीं। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। समझ गए इस बात को सिंपली। चलिए आगे देखते हैं हम असंतृप्त विलयन, इसको इंग्लिश बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश जान लेना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। देख लीजिए ध्यान से, तापमान होगा निश्चित, तापमान होगा निश्चित, तो सिंपल से क्या बोल देंगे, निश्चित तापमान पर यदि किसी विलयन में और अधिक विलेय घोला जा सकता हो, और अधिक विलेय घोला जा सकता हो, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि समान समान को घोलता है, इस कथन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, यह घुल जाता है। क्या होता है, घुल जाता है, और बड़ी आसानी से घुल जाता है। शर्करा मतलब चीनी को जब हम जल में डालते हैं तो यह भी क्या होता है, यह भी घुल जाता है। नैप्थलीन को जब हम जल में डालते हैं तो यह क्या होता है, नहीं घुलता है। ठीक है, नहीं घुलता है। एंथ्रासीन को जब हम डालते हैं जल में तो क्या होता है, नहीं घुलता है। जब हम सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में डालते हैं तब यह भी नहीं घुलता है। क्या होता है, नहीं घुलता है। जब हम शर्करा को बेंजीन में डालते हैं इसमें भी क्या होता है, अघुलनशीलता देखने को मिलती है, मतलब नहीं घुलता है। जब हम नैप्थलीन को बेंजीन में डालते हैं तो बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, और एंथ्रासीन को जब जल में डालते हैं तो क्या होता है, ये भी क्या हो जाते हैं,
घुल जाता है। चलिए यहाँ पर एक चीज हम समझते हैं, 4 चीजें दी गई हैं। पहला क्या है आपका सोडियम क्लोराइड, दूसरा क्या हमारा शर्करा, ठीक है, तीसरा क्या है नैप्थलीन, चौथा हमारा एंथ्रासीन, ठीक है। यहां पर देखते हैं सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, या पोलर होता है, मतलब ध्रुवीय होता है। ठीक है, शर्करा कैसा होता है, यह भी ध्रुवीय होता है। नैप्थलीन क्या होता है, अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय। एंथ्रासीन अध्रुवीय, ठीक है। अब यहाँ पर जिन चीजों में हमने घोला है उसको देख लेते हैं, जल और बेंजीन। जल कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। बेंजीन कैसा होता है, अध्रुवीय प्रकृति का होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, जो चीजें ध्रुवीय है और ध्रुवीय घुली है, ये दोनों ध्रुवीय थी, ठीक है, और ये दोनों ध्रुवीय है, तो आपस में घुल गई है, ठीक है। ये ध्रुवीय नहीं है और ये ध्रुवीय है, तो अध्रुवीय ध्रुवीय आपस में नहीं घुले। यहाँ पर देखिए, ये दोनों ध्रुवीय हैं, सॉरी ये दोनों अध्रुवीय हैं और ये दोनों भी अध्रुवीय हैं, ये आपस में घुल गए हैं, ठीक है। और ये दोनों ध्रुवीय हैं और ये दोनों अध्रुवीय हैं, तो आपस में नहीं घुले हैं। समझ गए इस बात को, ठीक है। मिटा दे ऊपर, फिर लिखें। यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, ठीक है। विलायक, विलयन, विलयन मिलेगा या नहीं उसको देखते, ठीक है। अगर विलायक हमारा कैसा है, ध्रुवीय है, विलय हमारा कैसा है, अध्रुवीय, तो विलयन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब समांगी मिश्रण होगा तभी हमारा विलयन बनता है। जब मिला ही नहीं तो विलयन हमारा नहीं मिलता है। दूसरा क्या है, विलायक हमारा ध्रुवीय है और विलय हमारा अध्रुवीय है, सॉरी ये भी कैसा है, ध्रुवीय है, तो क्या होगा, विलयन हमको मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या है, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, ठीक है। अगला लेते हैं हम, ये हमारा अध्रुवीय है, ये हमारा अध्रुवीय है, तो क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक है, विलयन हमको प्राप्त होगा। सिंपल सी बात यह है, यदि विलय और विलायक की प्रकृति समान है, ठीक है, एक ध्रुवीय है तो दूसरा भी ध्रुवीय होगा, तो आपस में मिल जाएंगे। मतलब यह है कि एक चीज समझिए ध्यान से, यदि हमारे समाज में लोगों की प्रकृति एक जैसी है, मतलब जैसे कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब यह है कि अगर दोनों एक जैसी प्रकृति के हैं तो आपस में जल्दी से घुल मिल जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यदि विलय और विलायक दोनों की प्रकृति सेम है तो आपस में जल्दी से घुल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नोट में डाल लीजिए, नोट, ठीक है। यदि विलय तथा विलायक की प्रकृति समान है, कि प्रकृति समान है, तो दोनों आपस में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक, या फिर
विलय होता है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि विलय और विलायक की प्रकृति समान है तो आपस में घुलेंगे, अगर प्रकृति असमान है तो आपस में नहीं घुलेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिटा दें। चलिए अब हम बात करते हैं विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, जब हम किसी विलायक में विलय को घोलने के लिए डालते हैं, ठीक है, तो जो घुलने की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विलीनीकरण। सिंपल सी बात यह है कि विलायक में विलय के घुलने की प्रक्रिया ही विलीनीकरण, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं डिसोल्यूशन, विलीनीकरण कहलाती है। ठीक है, ये है बहुत ही सिंपल सी परिभाषा। चलिए अगला देखते हैं क्रिस्टलीकरण क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देखते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले कि होता क्या है कि जब हम विलायक में विलय को डालते हैं और वो घुलने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे विलय की सांद्रता विलयन में बढ़ती जाती है तो एक ऐसा समय आता है जब घुले हुए विलय के कण ठोस विलय के साथ, ठीक है, उसमें संघट्ट बना करके, मतलब उसके साथ संयोजित होकर के क्या बन जाते हैं, फिर से ठोस बनने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण। मतलब क्या है, विलयन में उपस्थित विलय के कणों का ठोस विलय कणों के संघट्ट बनाकर, संघट्ट मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, संघट्ट बनाकर विलयन से बाहर आने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। समझ रहे इस बात को? ओके, चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि विलेयता को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक हैं और तीसरा भी है। तीसरा सबसे पहले लिखा हुआ है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो पहला कारक आप समझ चुके हैं कि आप ये जानते हैं कि अगर विलेय और विलायक की प्रकृति एक जैसी है तो वो बहुत अच्छी क्या होंगे, विलयन का निर्माण करेंगे, मतलब उनकी विलेयता बहुत अच्छी होगी। अगर असमान है तो विलेयता अच्छी नहीं होगी, इट मीन्स वो अच्छा विलयन तैयार नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये सिंपल सा है। अगला हम देखते हैं कि दाब का प्रभाव क्या होता है और ताप का प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि दाब का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं दाब। तो हमारे पास मुख्य रूप से विलयन कौन कौन से पढ़ने हैं, हमको जो पढ़ने हैं, ठीक है, वो है हमारा ठोस प्लस द्रव का विलयन। ठीक है, गैस प्लस द्रव का विलयन और द्रव प्लस द्रव का विलयन। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, ठोस और द्रव दोनों क्या होते हैं, असंपीर्ण होते हैं, मतलब उनको और दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि दाब का मतलब होता है उनको हम दबा रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से इन पर क्या है, कोई भी सार्थक प्रभाव नहीं होता है, सार्थक प्रभाव नहीं होता, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, और प्रभाव होता है हम वैल्यू नहीं करते हैं। दूसरा होता है गैस प्लस द्रव।
गैस प्लस द्रव की बात करें तो जितने ज्यादा दाब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, दाब क्या करेंगे, दाब बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगी। इसको हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में हेनरी के नियम में। अभी हेनरी का नियम अगले पार्ट में आने वाला है। सिंपल सी बात ये जान लीजिए, अगर गैस हम घोल रहे हैं द्रव में तो उसके ऊपर जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतना ही ज्यादा विलेयता उसकी बढ़ेगी। सिंपल सी बात ये करें कि जो दाब होता है, ठीक है, समानुपाती होता है विलेयता के, ठीक है। इसको हम डिटेल पढ़ने वाले कहाँ पर, हेनरी के नियम में अगले पार्ट में। द्रव और द्रव, द्रव और द्रव में भी कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है, सार्थक प्रभाव कोई भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा असंपीर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव और द्रव क्या होते हैं, असंपीर्ण होते हैं, ठीक है। असंपीर्ण मतलब दबाया नहीं जा सकता, मतलब क्या होता है, दबते नहीं, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि इस पर ताप का प्रभाव क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं कि विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, और ये हम देखते हैं किसके लिए, ठीक है, ठोस की विलेयता द्रव में, ठीक है, ठोस की विलेयता द्रव में, ठीक है। और कब, निकट संतृप्तता, मतलब तब की बात हम कर रहे होंगे कि जब विलयन क्या हो, संतृप्त होने लगे, या फिर विलयन कैसा हो, संतृप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए दो कंडीशन है, पहली और दूसरी। पहला ये है कि यदि अभिक्रिया कैसी, मतलब घुलने की जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है, तो वहां पर आप जानते हैं उसकी जो अभिक्रिया की एंथैल्पी होती है डेल्टा एच, वो कैसी होगी, 0 से छोटी, मतलब जब इसको बोलते हैं डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव होगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में क्या होगा, जो आपका डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0, मतलब 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब ये है, 0 से बड़ा होने का मतलब है कि डेल्टा एच कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं इस बात को, समझिए इस बात को। अगर डेल्टा एच होगा हमारा निगेटिव, या फिर हम ये बोलें कि अगर अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, तापमान क्या हो रहा है, तापमान निकल रहा है, निकल रहा मतलब बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तापमान बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है, तापमान अभिक्रिया का क्या है, घट रहा है, ठीक है। तो समझिए इस बात को, यदि अभिक्रिया में खुद ही तापमान निकल रहा है तो लीज-सतालीय प्रिंसिपल के अनुसार, लीज-सतालीय के जो नियम है उसके अनुसार क्या है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जो विलेयता है, विलेयता क्या है, वो कम होनी चाहिए, विलेयता कम होनी चाहिए। किसके साथ साथ, तापमान, टेम्परेचर, टी से दिखाते हैं, बढ़ाने पर। तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता कम हो जाएगी। उदाहरण समझ लीजिए, ठीक है, उदाहरण समझ लेते हैं। आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, बहुत सारी ऊष्मा, ठीक है। उसको हम क्या कर देते हैं, कुछ देर के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं बर्तन में। क्यों? ताकि जब ठंडा हो वो तो क्या हो, अच्छे से उसमें घुल जाए, ताकि हम उसको दीवारों पर पुताई कर सकें, ठीक है। अगर उसका तापमान बढ़ा देंगे तो उसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी, घुलने की क्षमता कम हो जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को, ये हो गया है। मतलब क्या है, अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, विलेयता घटेगी, ठीक है। किसके लिए,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए तापमान कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर विलेयता क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। कब? T से तापमान, T से टेम्परेचर इंग्लिश में, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर। मतलब क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, क्या होता है, विलेयता बढ़ती है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं आप? तो फिर से समझ लीजिए, अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है मतलब तापमान बढ़ रहा है, अपने आप अभिक्रिया हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब विलेयता घटेगी अगर तापमान उसका और बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, कम होगी। अगर वो ऊष्मा शोषी है मतलब अभिक्रिया में क्या है, अभिक्रिया को ऊष्मा चाहिए, किसके लिए, अभिक्रिया बढ़ने के लिए। ठीक है, तो तापमान उसका घटेगा, मतलब अभिक्रिया का तापमान स्वतः देखें अगर तो घटेगा, तो बाहर से तापमान उसको देना पड़ेगा, तो विलेयता बढ़ेगी। कब? जब तापमान बढ़ाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में तापमान बढ़ने पर विलेयता का मान बढ़ता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत बेहतर समझ आई हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाला अगला वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। अगर आपने अभी तक किसी को मेरे चैनल शेयर नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और मजे करिए। धन्यवाद।